हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी बाज़ार पे। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड 10th क्लास साइंस का पेपर 2020 का। यहाँ पे जो है थोड़ा सा लॉन्ग लिखा हुआ है 2021। ये जो पेपर है आपका 2020 का पेपर है, ठीक है, यूपी बोर्ड 10th क्लास का। और पेपर का जो सेट है वो है 824 BK। यूपी के मुरादाबाद मंडल का ये पेपर है, ठीक है। और पेपर का जो आपका पूर्णांक है वो है 70 नंबर का आपका पेपर है। और पेपर जो है आपका 3 खंडों में डिवाइड है, खंड क, ठीक है, ख और ग। क्योंकि आपकी जो बुक है साइंस की वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 भागों में डिवाइड है, ठीक है। आगे देखते हैं। पेपर के लिए जो टाइम मिलेगा आपको वो मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट, ठीक है। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ना है और 3 घंटे में आपको अपनी कॉपी लिखनी है, ठीक है। तो और नीचे जो है आपको कुछ इन्होंने निर्देश दिए हैं, तो ये आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। 2 निर्देश हैं यहाँ पे। चलिएगा हम लोग पेपर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा 4 निर्देश और हैं, टोटल आपके 6 वो हैं निर्देश, तो आप लोग इन्हें पढ़ सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ से हम देख सकते हैं नीचे से, ठीक है। यहाँ से आपका खंड का स्टार्ट है। आपका पहला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना होगा, ठीक है। अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को हम कहाँ रखें ताकि उसका जो प्रतिबिंब है वो बड़ा बने और सीधा बने, ठीक है। आपका पहला ऑप्शन है दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर, और सेकंड ऑप्शन है आपका दर्पण के फोकस बिंदु एफ पर, और तीसरा ऑप्शन है आपका दर्पण के वक्रता केंद्र सी और उसके फोकस बिंदु एफ के बीच में, और आपका चौथा ऑप्शन है दर्पण के ध्रुव पी और उसके फोकस बिंदु एफ के बीच में। तो आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन 4 है। दर्पण के ध्रुव पी और उसके फोकस बिंदु एफ के बीच में अगर हम अवतल दर्पण के सामने वस्तु को रखते हैं तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा, ठीक है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। पहले का क्या है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस या दर्पण का उपयोग करना होगा, ठीक है। कोई व्यक्ति है जिसे निकट दृष्टि दोष है, तो वो जो है कौन से लेंस का यूज करे ताकि उसका जो दोष है आंखों का वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। आपका पहला ऑप्शन है उत्तल लेंस, सेकंड है अवतल लेंस, तीसरा है उत्तल दर्पण और चौथा है अवतल दर्पण। तो बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड अवतल लेंस, ठीक है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति जो है वो यूज करता है अवतल लेंस, ठीक है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। और कोई किसी व्यक्ति को अगर दूर दृष्टि दोष है, दूर है, ठीक है, दूर दृष्टि दोष है तो वो यूज करेगा उत्तल लेंस का। ये आपको याद करना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति है अगर उसको दूर दृष्टि दोष है तो वो जो है अपने चश्मे में उत्तल लेंस का यूज करेगा, ठीक है। अपने चश्मे में उत्तल लेंस लगवाएगा तो उसका जो दूर दृष्टि दोष है वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, निकट, तो वो जो है अपने चश्मे में अवतल लेंस का यूज करेगा ताकि उसे साफ दिखे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। दूर दृष्टि दोष वाला उत्तल लेंस का यूज करेगा और निकट दृष्टि दोष वाला का यूज करेगा अवतल लेंस का, ठीक है। तो आपका जो है पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नहीं, सेकंड वाला आपका राइट हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति जो है अवतल लेंस का यूज करेगा और उत्तल लेंस का यूज होता है दूर दृष्टि दोष के लिए, ठीक है। आगे देखिएगा क्या, विद्युत ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन 1 वोल्ट, ऑप्शन सेकंड वाट, ऑप्शन थर्ड एम्पियर, ऑप्शन 4 वाट सेकंड। विद्युत ऊर्जा की इकाई है, बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। वोल्ट जो है वो होती है विद्युत वाहक बल की इकाई, ठीक है। वोल्ट विद्युत वाहक बल की इकाई, और वाट जो है वो होती है शक्ति की इकाई, शक्ति का मात्रक वाट, ठीक है। और एम्पियर जो है वो होती है विद्युत धारा की, और विद्युत ऊर्जा की जो इकाई होती है वो होती है वाट सेकंड। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है, बिल्कुल, ठीक है। वाट सेकंड विद्युत ऊर्जा की इकाई है। उसके बाद देखिएगा चौथा क्वेश्चन, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों के बीच किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयुक्त नियम है। आपका पहला ऑप्शन है मैक्सवेल कार्क स्क्रू नियम, सेकंड है आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ऑप्शन थर्ड है आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन 4 है आपका ओम का नियम। एक बार और क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा।
स्थिर चुंबकीय क्षेत्रों में ध्रुवों के बीच किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयुक्त नियम है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। आगे देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। दूसरे का क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है, इस दोष को दूर करने के लिए क्या करना होगा। ठीक है, दूर दृष्टि दोष को पूछ रहे हैं ये। ठीक है गाइस, दूर दृष्टि दोष वो दोष होता है जिसमें व्यक्ति की आँख दूर की वस्तुओं को तो साफ देख लेती है, मगर निकट की जो वस्तुएं हैं वो आँख को धुंधली दिखाई देती हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम दूर दृष्टि दोष। ठीक है, दूर दृष्टि दोष वो दोष है जिसमें दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं, मगर निकट की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। और दूर दृष्टि दोष में जो था, अभी हमने बताया था आपको, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का यूज होता है, उत्तल। ठीक है, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का यूज होता है, और निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में यूज होता है अवतल लेंस का। ये आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहना बिल्कुल भी। देखो देखो इसमें जो है द उर दूर है, दूर में ऊ की मात्रा आ रही है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष में ऊ की मात्रा आ रही है, तो इसमें हो जाएगा उत्तल लेंस, ऊ से उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का यूज होगा और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का यूज होगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन था दूर दृष्टि दोष क्या है, इस दोष को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उत्तल लेंस का यूज आपको अपने चश्मे में करना पड़ेगा, तो आपका जो दूर दृष्टि दोष है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, दूर दृष्टि दोष वो दोष होता है जिसमें आपको दूर की वस्तुएं तो आपको साफ दिखाई देंगी, मगर निकट की वस्तुएं आपको धुंधली दिखाई देंगी। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष, ठीक है, एक ही होता है निकट दृष्टि दोष, ये भी एग्जाम में आ जाता है। निकट दृष्टि दोष वो दोष होता है जिसमें आपको निकट की वस्तुएं, पास की वस्तुएं आपको साफ दिखाई देंगी, स्पष्ट दिखाई देंगी, मगर जो दूर की वस्तुएं होंगी वो आपको धुंधली दिखाई देंगी। ठीक है, तो वो होता है आपका दूर दृष्टि दोष। ठीक है, वो होता है आपका निकट दृष्टि दोष। ठीक है, उसके बाद देखिएगा दूसरे का क्या है, प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल और सूक्ष्म कण होते हैं। ठीक है, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल और सूक्ष्म कण होते हैं, तो प्रकाश की किरणें उन कणों से टकराकर चारों तरफ फैल जाती हैं, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है और वायु में प्रकाश की चाल इतनी है, कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा कांच का जो अपवर्तनांक है वो है 1.5 है, तो n का मान कितना हो जाएगा हमारा 1.5। ठीक है, कांच n का मान हो जाएगा हमारा 1.5। उसके बाद में दे रखा है इन्होंने वायु में प्रकाश की चाल, तो ये हो जाएगा हमारा c का मान 3 × 10⁸ उसके बाद ये पूछ रहे हैं कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, तो इसे जो है आप कुछ भी मान सकते हैं, v मान लीजिएगा इसे। ठीक है, तो v बराबर हो जाएगा हमारा जो एयर की स्पीड है, वायु की स्पीड है, वायु में प्रकाश की चाल है मतलब, तो कितनी है ये 3 × 10⁸ अपॉन जो इसका वर्तनांक है वो नीचे आ जाएगा 1.5। ठीक है, जब हम इसे इससे काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा, ये 2 × 10⁸ आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो कांच में प्रकाश की चाल होगी वो वायु में प्रकाश की चाल अपॉन कांच का वर्तनांक, ये आपको लगाना है, फॉर्मूला है। ठीक है, तो उसके बाद में 1.5 से 3 जो है 2 बार कट जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद में देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, निम्न चित्र में प्रतिरोध इतने इतने हैं और बैटरी 18 वोल्ट है, इसमें परिपथ में कुल प्रतिरोध व विद्युत धारा की गणना कीजिएगा। तो इसमें जो है देखिएगा गाइस, सबसे पहले आपको इसमें प्रतिरोध जोड़ने पड़ेंगे, मैं बता देता हूँ आपको। ये जो R1 R2 और R3 हैं ये आपके ऊपर वाले, तो ये जो हैं आपके समांतर क्रम में हैं। ठीक है, जब हम इनको जोड़ेंगे तो 1/R बराबर होएगा, यहाँ पे देखिएगा आपकी वैल्यू दे रखी है इन्होंने ऊपर। R1 का मान कितना आपका 1/15, ये हो जाएगा 15, प्लस R2 का मान कितना आपका 10। ये जो आपके ये जो हैं, ठीक है, R1 R2 R3 आपको इन्हें पहले जोड़ना पड़ेगा समांतर क्रम में। ठीक है, R3 का मान ये देखिएगा ऊपर दे रखा है 30। उसके बाद में आपको इसे सोल्व करना पड़ेगा, तो 60 हो जाएगा। जैसे आपका 15 × 4 = 60, 10 × 60, 30 दूनी
60, 6 4 10 और 2 12, 12 पंजे 60। तो यहाँ से जो है आपका आर का मान जो है, जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो वो आ जाएगा 5। ठीक है, आर का मान आ जाएगा 5। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे देखिएगा R4 और R5, आपको इन्हें भी समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जब आप इन्हें समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो देखिएगा R4 की वैल्यू देखिएगा कितनी है, ऊपर 5 है, 1/5 प्लस, और R5 की वैल्यू देखिएगा कितनी है, 1/20 है, तो 1/20 हो जाएगा। ठीक है, समांतर क्रम में इन्हें उल्टा करके लिखना पड़ता है। उसके बाद में इसे सोल्व कर लीजिएगा, 20 ये ऐसे आ जाएगा इसका, 5 चौक 20, 20 का ना 20, 5 चौक 20, 20 का ना 20, 5 चौक 20। ठीक है, तो इसका जो मान आएगा R4 और R5 का जो मान वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारी 5, और इनकी जो वैल्यू आ रही है इनकी आ रही है 5। ठीक है, उसके बाद में दोनों जो हैं श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे, तो 5 4 9। ठीक है, श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जुड़ जाते हैं ये, तो इसके जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 9। आर का मान आपका आ गया 9। ठीक है, इसमें ये पूछ रहे थे परिपथ में कुल प्रतिरोध, प्रतिरोध कितना हो गया हमारा, 9 हो गया। उसके बाद में पूछ रहे हैं विद्युत धारा की गणना कीजिएगा। ठीक है, इसके लिए जो सूत्र होता है आपका वो होता है R बराबर V/I। ठीक है, ओम के नियम से सूत्र होता है आपका। आर का मान आपका बैठ जाएगा 9। ठीक है, आर का मान 9 हो गया, और वी जो है इन्होंने दे रखा है 18 वोल्ट, तो यहाँ पर 18 आपको लिख देना है। और ये पूछने हैं विद्युत धारा की गणना, आई का मान यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, और उसके बाद में जो है आई का मान आपका 2 आ जाएगा, 2। ठीक है, 2 एम्पियर आपका इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा ये लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन है आपके, तो आप लोग इन्हें देख सकते हैं। क्वेश्चन है आपका ये, उसके बाद में ख है, 4 नंबर के आपके क्वेश्चन है, आप लोग इन्हें देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए आपका चौथा क्वेश्चन, विद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, इसकी व्याख्या रचना चित्र की समझाकर कीजिए। ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन है आपका ये, तो आप लोग इन्हें सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से आपका खंड क्या स्टार्ट होता है। 5वां का पहला क्वेश्चन है आपका, पिरोपिनोल का सूत्र क्या है, तो इसका जो है राइट आंसर है ऑप्शन 4 C3H7OH। उसके बाद में क्या है आपका, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बे में जिंक के स्थान पर टीन का लोपन होता है, तो ये क्यों होता है। ठीक है, तो इसका जो है गाइस हमें कंफर्म नहीं है, इसके 2 ऑप्शन हैं, 2 और 4, इसमें आप लोग बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, कंफर्म नहीं पता हमें इसका। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा, बेकिंग पाउडर को गर्म करने में कौन सी गैस निकलती है, तो वो निकलती है Na2CO3, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे अभिक्रियाएँ हैं, क्या होता है जब, और यहाँ पे देखिएगा यहाँ से आपका कार्बन के 2 विशिष्ट गुणधर्म हैं, और यहाँ पे है ब्रोमोपेंटेन का संरचनात्मक सूत्र है, तो वो हो जाएगा C6C5H11Br। ठीक है, ब्रोमेस्टेन का संरचनात्मक सूत्र है C5H11Br। उसके बाद में नीचे है मेंडलीव की आवर्त सारणी किस नियम पर आधारित है, तो उसमें जो है तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा गया है, तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा गया है। और उसके बाद में साबुन अपमर्जक के बारे में है। ठीक है, यहाँ पे नीचे कुछ अभिक्रियाएं हैं, तो आप लोग इन्हें पढ़ सकते हैं। यहाँ देखिएगा, धावन सोडा बनाने का रासायनिक समीकरण तथा इसका एक उपयोग भी लिखिए। तो रासायनिक समीकरण जो है, इसका सूत्र जो है वो है Na2CO3 × 2H2O, और इसका उपयोग हो जाएगा कपड़ा धोने में, धावन सोडे का उपयोग कपड़ा धोने में। उसके बाद में यहाँ से आपका गैस स्टार्ट है, बायोलॉजी का पोर्शन। आपका पहला क्वेश्चन है, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन 3 कोयला। विकास की दृष्टि से मानव का सबसे निकटवर्ती है, तो वो है चिंपैंजी। आगे देखिएगा, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं, पुरुष के अंदर होते हैं XY और महिला के अंदर होते हैं XX। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा, पित्तरस का स्राव होता है, आपका इसमें ग का जो है फर्स्ट वाला राइट आंसर है। ठीक है, पित्तरस का स्राव होता है, तो वो होता है यकृत में। जीवों के खनन के विखंडन की उदाहरण सहित समझाइए, तो आप लोग जो है क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं गाइस, वरना वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी। और बस यहाँ पे आज का जो है आपका पेपर फिनिश हो जाता है।
तो आप लोग जो है बताइएगा कमेंट में आपको वीडियो कैसी लगी और आपको जो है आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है।